नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर कोई नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर बीबी मेहता, ईडी हैं एससीए के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स के, संदीप बजोरिया हैं सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, और किशोर शाह हैं जीरा ट्रेडर हैं ऊंझा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि अप्रैल के महीने में सोया मिल का एक्सपोर्ट 48% बढ़ा है। जी हाँ, 48% सोया मिल का एक्सपोर्ट अप्रैल के महीने में बढ़ा है और अप्रैल में एक्सपोर्ट बढ़कर 4.93 लाख टन के स्तर पर पहुंचा है। पिछले साल अप्रैल में 3.32 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था। तो अब सवाल यह है कि सोया मिल का एक्सपोर्ट बढ़ा है तो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्यों बढ़ा है, ये बताएंगे हमें मेहता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो ये कि एक्सपोर्ट में इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों 48% की? नहीं, पहला तो एक देख लीजिए, सोयाबीन एक्सट्रैक्शन का एक्सपोर्ट हुआ है 1,77,000। ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑल ऑयल में मिला के 4,93,000 का हुआ है। सोयाबीन का तो डेफिनेटली लास्ट ईयर का कंपेयर में लास्ट ईयर काफी एक्सपोर्ट कम था, तो उसकी कंपैरिजन में देखें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ा ही है। वो एक तो एक था। दूसरा, जो रेपसीड मिल सबसे आगे है, रेपसीड मिल कम 2.5 लाख टन इस महीने में भी चला गया। पर और खास करके ताइवान, कोरिया काफी डिमांड है, क्योंकि इंडिया का रेपसीड मिल काफी सस्ता है कंपेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट। और यहाँ से जो इंडिया से छोटे शिपमेंट भी कर सकते हैं, 10,000 टन 15,000 टन का छोटे वेसल भी जाते हैं और वॉयज काफी कम है, 10 दिन में पहुंच जाता है। तो एक लॉजिस्टिक एडवांटेज भी है, तो उसकी वजह से रेपसीड मिल का काफी एक्सपोर्ट हो रहा है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट रेपसीड मिल का क्या था, 23 लाख टन, जो पहले सबसे ज्यादा 12 लाख टन था वर्षों के पहले, 23 लाख टन था। सोयाबीन का रिवाइवल हो रहा है, मगर एक चीज अभी सामने जो दिख रही है, क्रशिंग कम है, डिस्पैरिटी में क्रशिंग है, चाहे सोयाबीन ले या तो रेपसीड ले, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा। अच्छा, अगले 2-3 महीने में अगर पैरिटी नहीं आएगी। अच्छा रीजन एक ही है कि अपना जो डोमेस्टिक प्राइस हो एडिबल ऑयल काफी नीचे गई है, तो डिस्पैरिटी में चला गया, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस भी नीचे गिरी है, डोमेस्टिक प्राइस भी नीचे है। अच्छा, तो एक सवाल और मेहता जी की, जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है सोयाबीन मिल का और सरसों मिल का, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है क्या प्राइस के लिहाज से? मतलब थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी डिस्पैरिटी में है। वही मैं बोलना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट इज सपोर्टिंग बट इज नॉट इनफ। आपका क्रशिंग जब भी है, ऑयल एंड मिल बोथ शुड सपोर्ट यू, सो यू हैव पैरिटी। राइट नाउ थोड़ा फायदा एक्सपोर्ट की वजह से मार्केट आउटलेट है, और फायदा नहीं इतना, क्योंकि आप सस्ते में जा रहे हैं आपका मिल, क्योंकि ऑयल का भी दाम इतने नहीं आ रहा है। और ऑयल के दाम आप देखें, और एक वीक में भी काफी कम हुआ है, और आपका एक महीने का देखे तो कम से $150 कम हो गया है, तो डिस्पैरिटी में सारे। हाँ जी, ये बात तो सही कहा सर आपने। अच्छा, ये तो ये खबर हो गई। दूसरी खबर है पाम को लेकर खबर ये है कि 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है पाम तेल का भाव, और 3400 रिंगिट के करीब आ गया है। तो मेहता जी आप बने रहें, आपके मित्र भी हमारे साथ हैं, संदीप बजोरिया जी सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। आपने पीएचडी कर ली, डॉक्टर लगा लिया अपने नाम के आगे, बजोरिया जी को आपने छोड़ दिया है ना। तो हालांकि बजोरिया जी वैसे ही डॉक्टर हैं। और खबर ये है कि बीएमडी पर जो पाम तेल है वो 3400 रिंगिट के करीब है। डिमांड में कमी है, उत्पादन बढ़ने की संभावना है, उसका इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं प्राइस पर। तो बजोरिया जी आप जरा हमें ये बताएं सर कि ये जो पाम तेल में गिरावट आई है, 2 वीक के लो पर है मलेशिया में भाव, क्या ये गिरावट अभी और बढ़ने वाली है?
मृत्युंजय जी, ये गिरावट पाम तेल की जो आई है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कल रात को सोयाबीन ऑयल में भी अच्छी गिरावट आई है। $40 सोयाबीन ऑयल कम हो गया है। एंड आई थिंक अभी सोयाबीन को देख के पाम घटता है, पाम को देख के सोयाबीन घटता है। बढ़ते भी ऐसे ही थे और घटते भी ऐसे ही है। ये सिचुएशन बन गई है। एंड हम देख रहे हैं सभी तेल जो है वो $1000 का बैरियर तोड़ के $1000 के नीचे आ गए हैं। जैसे आज सोयाबीन ऑयल जो है वह $965-70 CNF इंडिया का लेवल हो गया है। सनफ्लावर ऑयल 945 का लेवल हो गया है। CPO क्रूड पाम ऑयल जून का 920 का लेवल हो गया है। सो ये सभी तेल अभी लास्ट ईयर इसी समय मई में आप हमसे क्वेश्चन कर रहे थे $2000 $2100 हो गया, इतनी महंगाई हो गई है, कंज्यूमर का क्या होगा। अभी $2100 का तेल एक साल में अभी $1000 के नीचे आ गया है। तो कंज्यूमर की तो पार्टी हो ही रही है। एंड लेकिन इसमें इंडस्ट्री और ट्रेड और इम्पोर्टर्स को बड़ी तकलीफ हो रही है, बिकॉज इन्वेंट्री हर अलग अलग प्राइस की होती है, परचेस अलग अलग प्राइस का होता है, और गिरते मार्केट में अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इंडिया में एक्सचेंजेस चल नहीं रहे हैं, इंडिया में कोई हेज मिल नहीं रहा है एमसीडेक्स MCX पे। दूसरी बात तकलीफ होती है किसानों को मस्टर्ड रेपसीड में हमने किसानों को बड़े बड़े क्रॉप लगाने के लिए उत्साहित कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया। उन्होंने क्रॉप भी बना दिया 110-15 लाख टन का, लेकिन उन्हें हम सपोर्ट प्राइस भी दे नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा हमारे यहाँ ये माहौल को लेके हम हैप्पी है, इंडस्ट्री हैप्पी है, कंज्यूमर को अच्छा तेल मिल रहा है, बड़े रीजनेबल मिल रहा है, चाहिए उतनी क्वांटिटी में मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बैलेंसिंग करने की जरूरत है। ये बैलेंसिंग नहीं होने से, और इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो क्रूड पाम ऑयल के दाम है $920 और रिफाइंड ऑयल का दाम है $890। $20 सस्ता इंडोनेशिया मलेशिया वाले फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं रॉ मटेरियल से। तो यहाँ इंडस्ट्री का क्या हाल होगा रिफाइनिंग का, आप सोचिए। तो ये सब करेक्शन करने की जरूरत है। इंडिया में रिफाइंड ऑयल पे ड्यूटी कम से कम बढ़ाने की जरूरत है, और ओवरऑल भी बढ़ा है तो वो भी सही है, लेकिन ये बैलेंस जो है कंज्यूमर, प्रोसेसर और फार्मर का बनाना जरूरी है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए और इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। आप सर ड्यूटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और देखिए आपके मित्र भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, बीबी मेहता जी, और लेटर मैन हैं, लेटर लिखते रहते हैं ड्यूटी बढ़ाने को लेकर, और जो भी मुद्दा होता है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ उसको लेकर लिखते रहते हैं। सर अभी कोई हाल फिलहाल नई चिट्ठी टाइप हुई है आपके कंप्यूटर पे ड्यूटी को लेकर? नहीं सर जी, कोई नई चिट्ठी नहीं है। अभी तो काफी पूरी इंडस्ट्री परेशान है, क्या करे। अच्छा, प्लांट बंद करके बैठे या प्लांट चलाए वही सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी डिस्पैरिटी चल रही है। हाँ, चाहे रिफाइनिंग है या तो चाहे क्रशिंग हो। आज मस्टर्ड सीड मंडी में जो ऑफिशियल भाव 5100 है और किसान के हाथ में आते हैं 4600 4500, क्योंकि मंडी टैक्स खर्चा सब लगा के डिडक्ट होकर मिलता है। तो किसान भी रो रहा है कि उनका मस्टर्ड के दाम नहीं मिल रहा है। तो जैसे अभी बजाज साहब ने बोले, पहला तो आरबीडी ओलिन पे ड्यूटी बढ़ानी चाहिए इमीडिएटली, एंड ओवरऑल ड्यूटी भी बढ़ानी चाहिए, ताकि यहाँ किसान को सपोर्ट मिले और इंडस्ट्री भी चले। नहीं तो इंडस्ट्री डिस्पैरिटी में चल रही है, कहाँ तक चलेगी। चिट्ठी तो आप लिखते हैं ना बार बार, तो अभी कोई हाल फिलहाल चिट्ठी या जो चिट्ठी आपने लिखी है उसी को पूछ किया है क्या आपने? अगर ये माहौल चलता रहेगा तो कुछ टेकअप तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ। नहीं, आप तो खुद भी चले जाते हैं ना चिट्ठी की जगह, कई बार चिट्ठी से जब बात नहीं बनती तो आप खुद दिल्ली पहुंचते हैं। पहुंच रहे हैं दिल्ली सर आजकल में या 2-3 दिन में? वो देखते हैं सर, प्रेसिडेंट साहब जो बोलेंगे तो करेंगे। अच्छा, एक बात और बजोरिया जी, ये बात चर्चा होती है कि थोक, आपने भी कहा कि $1000 से नीचे आ गए दाम। कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि जितनी तेजी से थोक में दाम कम हो रहे हैं वो ठीक तरीके से रिटेल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और रिटेल के लिए सरकार ने कहा भी कि भाई आप लोग रिटेल में दाम कम करें। मेहता जी ने भी अपने मेंबर्स को चिट्ठी लिखी। आपको लगता है थोड़ा गैप हो रहा है सर, मतलब जितना पास ऑन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है कंज्यूमर तक, ये है क्या ऐसा? नहीं, हो रहा है। यहाँ बाद में एसपी ने, मेहता साहब ने ये भी दे दिया था कि कितने दाम कम हुआ रिटेल में। ये सब डिटेल भी गवर्नमेंट को दिया है और कम हो ही रहा है। 4-6 हफ्ते का लैग होता है, उतना लैग के साथ में ये कम हो रहा है, और वो होगा ही। यहाँ इतना परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ इतनी सारी ब्रांड्स है, इतने सारे प्रोसेसर से एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हैं, तो ये ऑटोमेटिक पास ऑन होता है। ये कोई मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन नहीं है कि 4 पेट्रोलियम कंपनी और 2 प्राइवेट रिफाइनर है। यहाँ तो 100 रिफाइनर है, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पास ऑन हो ही रहा है। वो एक टाइम लैग होता है रिटेल में लगने का, 4 से 6 हफ्ते का। उसके हिसाब से अभी दाम और कम होंगे सर एडिबल ऑयल के? रिटेल में और कम आएंगे, आप देखिए। अब अगले 2 हफ्ते में आपको मिनिमम 2-3 रुपए किलो और कम मिलेंगे दाम। अच्छा, अगले 2 हफ्ते में 2-3 रुपए और दाम कम हो सकते हैं?
यस डेफिनेटली। अच्छा, तो मेहता जी अगर 2-3 रुपए दाम और कम हो गए फिर तो मस्टर्ड पर और दबाव बढ़ सकता है सर? 2 रुपया जैसे मार्केट अभी देख रहे हैं, 2-3 रुपया जरा संजय भाई तो कंजर्वेटिव है, मेरे को तो लगता है उससे भी ज्यादा गिर जाएगी मार्केट। संजय भाई कंजर्वेटिव है, मगर मस्टर्ड पे उसकी असर आएगी, मस्टर्ड के दाम भी गिरेंगे। मस्टर्ड मिशन चलाते हैं सर आप लोग, आपके रहते हुए मस्टर्ड किसानों को कैसे नुकसान हो रहा है मेहता जी? हम भी फंसे हुए, हमने 1300 मस्टर्ड मॉडल फार्म इंस्टॉल किया था। हाँ। और एश्योरेंस दिया है किसान को हाँ। कि हम जो माल पैदा करेंगे वो MSP पे ले लेंगे। अच्छा, आप ले लेंगे? तो आज वो भी किसान हमारे साथ खड़े के साहब आपने बोला था इसके लिए मॉडल फार्म बनाया, तो हमारा माल ले लीजिए आप। तो ले रहे हैं सर माल? लेना भी पड़ रहा है, ले रहे हैं आप लोग? ले रहे हैं? मेंबर को बोला है कि भाई आप यहाँ मॉडल फार्म बनाया, हमने एश्योरेंस दिया है, आप खरीदी कर लीजिए वहाँ से। क्या हो रही खरीद सर? हाँ, छोटा छोटा हो रही है सर जी। अच्छा। और किसान अभी क्या हो रहा है, किसान ने जो दाम देखा है लास्ट का 7,000 प्लस का, तो किसान भी तैयार नहीं बेचने के लिए। उसको MSP में भी बेचना नहीं है, उसको तो उसे 10-15% ज्यादा रेट चाहिए। ठीक है। और किसान भी गलत नहीं है, उन्होंने अपनी जोर लगाई, अपनी ताकत लगाई, जो किया है, तो वो भी एक्सपेक्ट करे, वो भी उसको भी घर चलाना है, अपना गुजरान चलाना है। शुक्रिया मेहता जी आपका, बजोरिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में ऑयल की खबर पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जीरे की। जी हाँ, जीरे में भारी उठापटक का माहौल बना हुआ है। 2 दिन की तेज गिरावट के बाद आज जीरे में रिकवरी का माहौल बना है, जीरा रिकवर हुआ है। और आज जो जीरा जो जून का वायदा है वो करीब करीब 600 रुपये बढ़कर बंद हुआ है। हालांकि इंट्राडे में ये तेज़ी ज़्यादा थी, 47,300 का हाई लगाया था जीरे ने और फाइनली 46,500 पर क्लोजिंग हुई है। तो मतलब करीब करीब आप ये मानकर चलें कि आज के हाई से 800 रुपये नीचे क्लोजिंग हुई है। लेकिन फाइनली हम शाह हैं, जीरा ट्रेडर हैं ऊंझा से। किशोर जी, क्या करवा रहे हैं जीरे में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन, BP बढ़ा रहे हैं आप लोग ट्रेडर का? एक्चुअली क्या था कि जीरा बहुत घट गया था सर, उसके वजह से ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक हुआ है। अभी भी बाजार रेंज बाउंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, कोई ज्यादा बढ़ने वाली उम्मीद अभी भी नहीं है कि भाई जीरा आज का 480-90 हो जाए, ऐसा नहीं लग रहा है। और नीचे घटने में भी 440 के नीचे भी नहीं लग रहा है। ये भी जो ट्रेड करेगा वो रेंज बाउंड में ट्रेड करेगा, 440 से लगेगा 475 तक की रेंज अभी इसकी। अच्छा, तो आप कहने की ना अभी बड़ी तेजी ना बड़ी मंदी, छोड़ी बनी नहीं है सर। डिमांड कैसी है अभी चाइना की? डिमांड अभी थोड़ी रुकी, जैसे पहले थी इतनी नहीं है। 10 दिन 15 दिन पहले जो चाइना की डिमांड थी उससे अभी डिमांड बहुत रुकी हुई है। ऊपर नीचे होकर थोड़े बहुत व्यापार हो रहे हैं, लेकिन लंबी डिमांड न तो डोमेस्टिक की है, न कोई मतलब एक्सपोर्ट की लंबी डिमांड है सर। चाइना वाले टर्की तरफ तो नहीं चले गए वहां से माल लेने? हाँ, हो सकता है सर, क्योंकि सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान के भी जीरे के अभी वो भाव देने लग गए और अपने से भी $200-300 नीचे काम कर रहे हैं अभी वो। अच्छा, तो अपने से तो वहीं से माल लेंगे वो? जीरा भी ऑर्गेनिक होता है सर, तो फिर वहीं से माल लेंगे वो? हाँ, तो अभी तो लेंगे क्योंकि वहाँ की क्रॉप भी अच्छी बता रहे हैं। लेकिन उतना माल मिलेगा उनको वहाँ तो कम पैदा होता है जीरा। फिर भी इस बार फसल लास्ट ईयर से अच्छी है सर। अच्छी कितनी भी होगी सर, हमारी 3-3.5 लाख की क्रॉप है वहाँ पे। तो वहाँ भी सब ये 4 कंट्री मिला के भी 1 लाख टन के आसपास बता रहे हैं। तो 4 मिला के 1 लाख टन के आसपास। हम अकेले 3.5। हाँ, लेकिन इतने ऊंचे भाव के अंदर यदि भी वहाँ वो लोग 15-17 लाख जीरा आता है, उसमें से 8-9 लाख बैग भी एक्सपोर्ट करता है, तो भी मतलब यहाँ की तो डिमांड कम हो गई इतनी सर। डिमांड कम हो जाएगी, ये बात आपकी ठीक है। हाँ, इतना तो एक बार तो मतलब रुक जाता है सर, कहने का मतलब ये है ना। तो चाइना वालों को समझाइए कि पहले खरीदा था अभी यहीं से खरीदो। हैं? नहीं मान रहे बात सर। अच्छा, तो अभी ये डिमांड कभी रहेगी या कुछ आगे आपको लगता है कि? अभी मैं बोला ये 15 मई से 15 जून की डिमांड थोड़ी कम ही रहती है। 15 जून के बाद नई डिमांड आती है, डोमेस्टिक की भी आएगी एक बारिश के पहले, और वह फॉरेन की भी थोड़ी बहुत डिमांड रहेगी। उसके हिसाब से बाजार आगे मतलब चलेगा कि किस तरह बाजार कितनी आवकें रहती है। अभी तो आवक 7,000 की बनी हुई है, उसके हिसाब से डिमांड है। आगे जाके यदि आवकें कम रहती है और डिमांड बनी रहती है तो फिर बाजार में और उछाल आ सकता है। देखना पड़ेगा आगे मतलब माल कितना आता है कितना नहीं आता सर। ठीक बात है, ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर। बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका जुड़ने के लिए और जीरे पर बात करने के लिए। अब बीरेन जी आप जरा बताइए सर, गोल्ड का मार्केट बड़ा ठंडा हो चुका है सर, आप जरा बताइए क्या इस ठंडे माहौल में कोई ट्रेड है गोल्ड में भी या दूरी रखें अभी? टेम्पररी इंट्राडे करना है तो सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं 60,500 के आसपास। इसमें टारगेट भी थोड़ा छोटा होगा, 60,200 60,100 का। स्टॉप लॉस भी वैसे छोटा है, 60,750 यानी 60,750। ओके,
ठीक है, सिल्वर पर आपका व्यू क्या है भाविक जी? चांदी में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग नितिन जी। मुझे भी लग रहा है कि सोने के साथ साथ चांदी में भी आज एटलीस्ट सेलिंग प्रेशर ही रहेगा। ऑल्दो हमने देखा कि आज के दिन बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट है, तो मुझे ज़्यादा करेक्शन नहीं लग रही है। बट अगर थोड़ा भी उछाल आता है अराउंड 73,000 के करीब, तो शॉर्ट कर सकते हैं 72,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 73,500 का। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार, पूछिए। सर, एल्युमिनियम और लेड का नेक्स्ट वीक तक का टारगेट प्राइस शॉर्ट करें या लॉन्ग करें? एल्युमिनियम और एल्युमिनियम नेक्स्ट वीक तक के लिए वीरेंद्र जी क्या व्यू है सर? वैसे मेटल के फंडामेंटल तो कमजोर हैं, डिमांड कम है, चाइना वाला फैक्टर मार्केट में हावी है, क्या करें अभी लेड और एल्युमिनियम में? पर्टिकुलर एल्यूमिनियम में बाई साइड जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ चाइना में हीट वेव है काफ़ी और ड्रॉट भी है, तो यूनान प्रोविंस जो है वहाँ से थोड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन शायद आ सकता है। लेड में डिमांड की काफ़ी कमजोरी है, जैसे आपने कहा चाइना की स्टोरी में डिप्रेशन दिख रहा है, तो मैं एल्यूमिनियम पे बाई प्रेफर करूँगा। 206 करंट लेवल से एक आध रुपया नीचे 210 का टारगेट रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 203 का रख सकते हैं। 4 से 6 दिन का टाइम फ्रेम है ये। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सुल्तान है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सुल्तान। हाँ जी, मेरा सवाल बीरेन जी से है। हाँ, ये कपास खली में क्या लग रहा है अभी, अगर एल नीनो आ जाता है या मॉनसून थोड़ा वीक हो जाता है, तो क्या प्राइसेस बढ़ने का है कोई चांस? बताइए सर। कपास खली क्या रेंज में लेने जैसा लग रहा है? बताइए बीरेन जी। एल नीनो की बात काफ़ी जोरों से चल रही है। अभी 2-3 वीक में शायद क्लैरिटी आनी चाहिए, बट जहाँ तक कपास खली का सवाल है, तो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर है कि रिटेल काउंटर में डिमांड ही काफ़ी कमज़ोर है। समझो कुछ डिमांड परमानेंट चली गई है, तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं प्राइस काफ़ी एट्रैक्टिव होते हुए भी मैं बाई साइड में कंफर्टेबल नहीं। अच्छा, ठीक है, अगला सवाल है जिगर का। पूछिए जिगर जी। सवाल है सर, मैंने 60-700 पे गोल्ड एक लॉट बाय किया है, क्या करूँ मैं? निकल 60,700 पे आपने बाई किया है? हाँ जी। अच्छा, मार्केट नीचे आ गया, क्या करें भाविक जी? मुझे लग रहा है कि 60,000 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, क्योंकि वैसे भी अगर देखें तो 59,600 के करीब एक सपोर्ट है, तो शायद यहाँ से अगर थोड़ा उछाल आता है तो उनको कॉस्ट टू कॉस्ट मिलेगा। तो 60,000 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, और वापस अगर आपके प्राइस के करीब आता है 60,500 या 600, तो एक बार एग्जिट हो जाए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड तो नेगेटिव ही है। ओके, अभी भी ट्रेंड आप कह रहे हैं कि नेगेटिव है। नेक्स्ट कॉलर शिव कुमार है पुणे से। पूछिए शिव कुमार जी। सर, मैंने अपना ये कपास खली एक बाय किया है सर, अपना 2870 पे। 2870 पे आपने बाय किया है? हाँ जी। अच्छा, तो भाविक जी एक लॉट सर धनिया बाय किया है 6800 रुपए पे। 6800 पे धनिया और 287 पे कपास खली। क्या करें बीरेन जी, इनको क्या करना चाहिए अभी? कपास खली में थोड़ी कमजोरी है। धनिया में वैसे मार्केट धीरे धीरे करके 6200-6300 से बढ़ के 700-800 की तेजी आई है पिछले 3-4 महीने में। तो ऐसा लग रहा है कि ये बॉटम आउट हो गया है। वैसे स्पाइसेस काउंटर में मुझे धनिया पर्टिकुलर डार्क हॉर्स जैसा दिख रहा है इसका सेटअप देखते हुए, तो इसमें बाई साइड में बने रहना चाहिए। अगला सवाल है सुभाष का, राजस्थान से हमारे साथ। पूछिए सुभाष जी। सर, जो पिछले साल से 50% गुआर का क्रॉप रहती है, तो आगे भविष्य में क्या भाव हो सकता है? कमाल सवाल आप पूछ रहे हैं। 50% अगर गुआर, क्या बोला आपने? 50% गुआर की क्रॉप रहती है तो? हाँ। ये आप क्यों सोच रहे हैं कि 50% ही क्रॉप रहे? मानसून की आप ही बता रहे हो उसी हिसाब से। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो अभी 7 दिन डिले की बात हो रही है मानसून में, अलिनो की बात हो रही है। हालांकि अभी पक्का नहीं हुआ है कि क्या अलिनो को लेकर क्या आगे होगा। बीरेन जी बताइए। भगवान करे ऐसा हो नहीं हो जाए तो। हाँ ठीक बात है, ऐसा नहीं हो तो ज़्यादा ये है कि भाई किसानों को नुकसान ना हो, खेती अच्छी हो। बीरेन जी आपका व्यू सर? अभी मैंने कहा कि एल नीनो के बारे में अभी थोड़ी सोचना जल्दबाजी होगी। 15 जून 20 जून के आसपास में 2-3 के बाद काफ़ी
चीज स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ बीरेन जी, मान लीजिए ये कन्फर्म, अभी तक तो ये है कि अलिनो को लेकर बहुत चर्चा है कि अलिनो आ सकता है। अगर ये कन्फर्म हो जाए कि अलिनो नहीं आ रहा है ना, या अलिनो आ भी रहा है तो वो मानसून को डैमेज नहीं कर रहा है और ठीक ठाक बारिश हो जाए, तब क्या ग्वार का ये फेयर प्राइस रहेगा या फिर गिरावट देखेंगे? प्राइस का जहाँ तक ताल्लुक है तो डिमांड डिसाइड करती है प्राइस को, सप्लाई डिसाइड नहीं करता। मीन्स माल का नसीब मोटा ऐसा माना जाता है। तो अगर परचेसिंग पावर है, डिमांड है, तो हमने देखा था कि 1 लाख रुपये में भी गवार गम बिका था, डिमांड थी, और जब नहीं आई तो वो 5,000 में भी नहीं बिक पाया था। तो फिलहाल 1 लाख का प्राइस तो डिमांड वाला प्राइस नहीं था सर। 1 लाख का प्राइस डिमांड वाला प्राइस नहीं था, ये आपको भी मालूम है ना? हाँ सही है, बट फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ओवर थिंकिंग ना करके एक बार 15 जून तक वेट कर लेना चाहिए, फिर व्यू बनाना चाहिए। ठीक है, फरहान है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए फरहान। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, पूछिए। सर 2 सवाल हैं आज। पहला सवाल सर सिल्वर पे, मैं तो पहले बधाई देना चाहूंगा सर को। 78,000 रुपए थी तो सबने टारगेट दिया था 73 का, और 73 पर जब थी तो सबने टारगेट दिया था 70 का। 70 कब तक आ जाएगा पोजिशनल? क्या 67 भी आ सकता है नीचे में? और दूसरा मेरा सवाल उस पर है मेंथॉयल पे। मेंथॉयल क्या कुछ बढ़ेगा यहाँ से, क्या होगा? अब तो फसल भी नजदीक आ रही है सर जी। आपसे ही सवाल है सिल्वर पे और मेंथा पे। मेंथा पे मैं 965 970 के आसपास अगर प्राइस आता है तो मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा, सेल साइड का। 985 का स्टॉप लॉस रहेगा और 940 945 का टारगेट रख सकते हैं। सिल्वर में अभी भी मेरा जो रुझान है वो थोड़ा सेल साइड का है, क्योंकि चाइनीज इनिशियल प्रोडक्शन के नंबर बेहद कमजोर है, तो वहाँ बिक वाली थोड़ी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, मुकेश हैं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए मुकेश जी। मेरे 735 में 2 लॉट कॉपर बाइंग है सर। 735 में आपकी 2 लॉट बाइंग है। भाविक जी, दाम नीचे आ गए हैं 718 के आसपास, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक एक बार निकल जाना चाहिए अगर 720 से 725 के बीच में आता है, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो ट्रेंड नेगेटिव ही है चाइना के डिमांड की देखते हुए। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से बड़ी तेजी आ सकती है। मे बी एक बार उछाल आ सकता है 725 728 तक, उसके बाद वापस नीचे 705 तक आ सकता है। तो एक बार अगर उछाल आता है तो एग्जिट ही कर दीजिए। ठीक है, शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।